Okay, students, we will start a new topic on the physiology part of your paper number 5. Yesterday we covered blood coagulation. So your next topic is immune system and AIDS. यही है ना या कुछ दूसरा है? सिलेबस देखना तो सिलेबस immune system and AIDS. यस, इतना वेग टॉपिक रखा है इन्होंने। अब इसमें या तो एक तरफ से इम्यून सिस्टम के बारे में आपको शॉर्ट में बताया जाए, फिर एड्स के बारे में शॉर्ट में बताया जाए, और फिर दोनों को कनेक्ट करके बताया जाए, तब ये टॉपिक होगा। या इसको सिर्फ इम्यून सिस्टम का एड्स के साथ क्या रिलेशन है ऐसे बताया जाए। तो क्योंकि आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हो, इम्यूनोलॉजी का एक्सपोजर काफी कम होगा या एकदम मिनिमल बेसिक लेवल का होगा ये अंडरस्टैंडिंग आपका, तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक ये आप इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त ना कर लो। ओके, हैव यू स्टडीड अबाउट इट बिफोर स्टूडेंट्स? इम्यून सिस्टम, हैव यू हर्ड ऑफ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will do that in that way. We will cover first immune system in short, and then we will define, I will try to explain about this thing AIDS, and then we will interconnect this, how they are interrelated, why AIDS is life threatening, why it is lethal. Okay, so now first is, what is immune system? What is immune system? Can anybody tell me? कुछ भी पता हो, जो भी थोड़ा बहुत वेग, आड़ा तिरछा उल्टा गलत सही, जो भी आपको पता हो बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? Sir, it helps to fight against diseases. Yes, it helps us to fight against the diseases. Okay. Anything else? Yes, Sir, you are provide right. resistance against body. Provide resistance against Infection of body. infection in our body. Yes. It does many things. See, what is it? First, it basically, the whole motto of this system is to protect you or your body from invaders. To protect your body. आंसर में लिखोगे तो योर मत लिख देना। ओके, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसलिए योर लिख रहे हैं। आंसर जब लिखोगे तो वहां आवर लिखोगे योर की जगह। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट आउटसाइड इन्वेडर्स। अभी जो आपने बोला, इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीजेस, क्या सभी तरह के डिजीज के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करता है क्या इम्यून सिस्टम? हार्ट डिजीज, किसी के हार्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, ओके, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, क्या इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर लेगा?
किसी का कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया, पार्किंसंस डिजीज हो गया, तो क्या इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर लेगा? नो. No, sir. Immune system protects us against those diseases which which are caused by the pathogens. Okay, bacteria, virus, fungi, multicellular जो पैरासाइट्स हैं जैसे हेलमिंथिस, इवन इनके अगेंस्ट भी. ओके, ये सारे तरह के जो डेडली इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, दे आर काउज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. This system has evolved in such a way that it provides our body the protection against these outside invaders, because we are living under the constant challenge of these invading pathogens. Okay, आप श्वास ले रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप बाहर के साथ हमेशा संपर्क में है. श्वास ले रहे हैं तो नाक से हवा जा रही है, कहाँ तक? लंग तक. एल्वियोल लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? एल्वियोलर सैक. तो ये पूरा एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया है जो हम सांस लेंगे, ये सब इसका पूरा एक्सेस है, यहाँ तक पहुंच है इस बैक्टीरिया की लंग के अंदर तक. बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी हवा के माध्यम से उड़ के आ रहा है, हमारे नाक में जा रहा है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है. हमारा इम्यून सिस्टम उससे रक्षा करता है हमारी. कैसे करता है? यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट करके. म्यूकस रहता है, म्यूकस का लेयर है. ओके, म्यूकस के लेयर के नीचे रिच ब्लड सप्लाई है. ब्लड सप्लाई के अंदर इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं. म्यूकस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी है उनमें. ओके, ऐसे ड्राई नहीं है, इसके ऊपर लेप लगी हुई है, तो ये सरफेस बचा हुआ है इस पैथोजन के अटैक से. अगर म्यूकोसा इरेज हो जाए, वहां से इरोजन हो जाए वहां म्यूकोसा का, तो बैक्टीरिया भी, पैथोजन विल फाइंड द एंट्री, इट विल अटैक एंड इट विल एंटर. ओके, तो ये तो हो गया अंदर की बात, सरफेस की बात. बाहर का बॉडी सरफेस क्या है? स्किन है. स्किन इज द बैरियर. ओके, इट इज नॉट लेटिंग द वायरसेस, अदर पैथोजेंस टू टेक द एंट्री इन द बॉडी. हम आएंगे सब पर एक एक करके, आप समझो. ऐसे म्यूट करो, किसका है? तो इट इज हेल्पिंग, इट इज प्रोटेक्टिंग. अब डेथ होने के बाद ये इम्यून सिस्टम के भी कंपोनेंट्स डेथ हो जाएंगे धीरे धीरे. फिर वो दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. दैट्स व्हाई बॉडी स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग. ओके, these invaders attack the body and it decomposes, it eats up. So to protect our body against outside invaders such as bacteria, viruses, fungi, multicellular fungi, पूरा लिखने की वजह सिर्फ हेलमिंथिस लिख दो. हेलमिंथिस, toxins or the bad those proteins which are not good for us. So those are toxins produced by these bacteria and fungi, these chemicals. The chemicals produced by these microbes. So these viruses will not produce the toxin.
ओके, फंजाई में प्रोड्यूस टॉक्सिन, बैक्टीरिया में प्रोड्यूस टॉक्सिन। मतलब वायरस, वायरस तो दूसरा कहानी हो गया इसका। वायरस के पास कुछ सेल है ही नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन है। टॉक्सिन्स फुल स्टॉप कर दो। So this is the definition of the immune system. The immune system protects our body definition में अपने नोट में, immune system protects our body against outside invaders, bacteria, viruses, fungi, helminthes, toxins, एक चीज छूट गई है, as well as cancer cells। इतना ही नहीं, हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स जो कैंसरस हो गए हैं उसको भी एलिमिनेट करता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम का वो कंपोनेंट अच्छे से काम नहीं करे या मिसिंग हो जाए, अपना काम करने में चूक जाए, तो कैंसर हो जाएगा। बिकॉज कैंसरस सेल्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, बट the immune system is clearing it effectively, so the person is protected। अगर इम्यून सिस्टम चूका तो कैंसर हो जाए। और भी कारण है कैंसर के, एक कारण ये भी है। आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. तो सवाल ये उठता है कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या भाग है, किन चीजों से बना हुआ है, हमारे शरीर का कौन से अंग या किस टिश्यू या कौन से सेल्स ये इम्यून सिस्टम के अंग हैं। Your second line will be then, it is made up of different organs cells and proteins that work together एक लाइन में सारी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत तरह तरह के सेल्स हैं, तरह तरह के प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि यह काम को संपादित करना, प्रोटेक्ट करना बॉडी को हर तरह के बैक्टीरिया से, जितनी वैरायटी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबको मिलाकर नहीं है, उतना बैक्टीरिया में ही वैरायटी है, इनफाइनाइट वैरायटी है, समझ लो। कितने तरह के स्पीसीज, सब स्पीसीज, स्ट्रेन, बहुत तरह के हैं। प्रोकैरियोट्स भी हैं इसमें, यूकैरियोट्स भी हैं, वायरसेज में भी बहुत तरह के वैरायटी है। किसी का जीनोमिक मटेरियल आरएनए है, किसी का डीएनए है, किसी का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, किसी का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, किसी वायरस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। तरह तरह के वायरसेज, फंजाई तरह तरह के, दुनिया तरह के, एक अलग किंगडम ही है ये। यूनिसेलुलर फंजाई है, मल्टी सेलुलर फंजाई है, हेलमिंथिस भी, एस्की हेलमिंथिस, इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, 2-3 तरह की वैरायटी है जिससे हमको इसका इन्फेक्शन होता है, बट
ये सब तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये काम इतना आसान नहीं है। और बैक्टीरिया भी बहुत चालाक है, क्योंकि म्यूटेशन रेट फास्ट है, इट इवॉल्व्स, इसमें इवोल्यूशन का रेट बहुत फास्ट है। जितना हमारा इम्यून सिस्टम भी क्यों इवॉल्व हुआ इतना एडवांस, इतना एडवांस है ये कि हमको इसकी अभी तक पूरी समझ नहीं है। साइंटिस्ट को, दो इन्वेस्टिगेटर्स जो है, हमारे पास इतना नॉलेज अभी तक नहीं हुआ है कि हम इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से समझ पाए। हमारा इम्यून सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है, साथ ही साथ बैक्टीरिया का भी, इन्वेडर्स का भी जो स्ट्रेटजी है टू इन्वेड अस, वो भी इवॉल्व हो रहा है। बैक्टीरिया भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका इवोल्यूशन का रेट फास्ट है पैथोजन का। तरह तरह के स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी को बाईपास कर लिया, फिर हमने उसको कॉम्बैट कर लिया बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेटजी आ जाए अपना करके, फिर वो इन्फेक्ट कर सकता है। यही बात वायरसेस के साथ हुई। आप देख रहे हो कोविड-19 अभी ओमनी माइक्रोन आ गया, इसके बाद पाई आ जाएगा, हाई आ जाएगा, फिर साई आ जाएगा, ऐसे आते रहेगा। तो ये हम डाल तुम पात वाली बात है। जितना हम उससे बच रहे हैं उतना ही वो चालाक हो रहे हैं, स्ट्रेटजी, नया स्ट्रेटजी डेवलप करके फिर वो अटैक कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग बस ये कर सकते हैं कि अपने नॉलेज का और इंटेलिजेंसिया का यूज करके वैक्सीन वगैरह बना लिए, ये सब कर लिए, वायरस हो ये सब, या और प्रोटेक्शन के मेजर्स अपना लिए, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। बट ये होगा। तो आप देखिए कि हमारा इम्यून सिस्टम कितने तरह के कंपोनेंट से बना हुआ है। इसमें 3 बात आप गौर कीजिए, हमने लिखा ऑर्गन्स, सेल्स एंड प्रोटीन्स। तो इसमें कई तरह के ऑर्गन्स हैं, कई तरह के सेल्स हैं, कई तरह के प्रोटीन्स हैं। जैसे कुछ का नाम ले देते हैं, अभी आगे हम आपको इम्यून सिस्टम के बारे में और बताएंगे। तो क्योंकि ये डिफिनेशन है तो एग्जाम्पल में लिखने के लिए थोड़ा ही लिख लो, या अभी जान लो, नीचे कर देते हैं। ऑर्गन्स, आपने बोन मैरो का नाम सुना है? बोन मैरो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सही से? Yes, sir. बोन मैरो, स्प्लीन, हाइमस, टॉन्सिल्स, lymph nodes, lymph vessels, एक पेयर्स पैच होता है, लेकिन वो ऑर्गन के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो टिश्यू के कैटेगरी में आएगा। पेयर्स पैच ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, lymphoid tissue present in the small intestine beneath the mucosa. Okay, so these are the organs involved. हाँ, क्या ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का, ठीक है, वो स्किन। ओके, स्किन इज प्रोटेक्टिंग अस। फिर इंटरनल लाइनिंग, म्यूकोसा। अब इस म्यूकोसा में सारे तरह के म्यूकोसा आ गए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग,
यानी एलिमेंट्री कैनाल के लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लाइनिंग, नाक से जो गया रास्ता एल्वियोलर डक्ट सैक तक, उसमें भी म्यूकोसा लाइनिंग है। यूरिनोजेनाइटल लाइनिंग, जितने भी इंटरनल लाइनिंग है उन सब में म्यूकोसल लेयर है। ओके, और बाहर का जो लाइनिंग है, सरफेस है, वहां स्किन है, और स्किन जो है केराटिनाइज्ड है, तो कुछ भी इसमें एंटर नहीं कर सकता जब तक कि स्किन में एब्रेजन ना हो, कुछ कट ना हो। कट होने के बाद फिर सेकेंडरी मैकेनिज्म है। तो स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, म्यूकोसा इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और हम बताएंगे आपको कि ये तो ऑर्गन्स हो गए। ओके, सेल्स आइए, ब्लड के सेल्स, सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, वो सारे सेल्स जो है आपके क्या कहते हैं, इसमें इम्यून सिस्टम के सेल्स। ठीक, आरबीसी तो नहीं है इसका पार्ट। कौन है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी कई तरह के हैं। ठीक है, कई तरह के डब्ल्यूबीसी। आपने डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म बताइए? व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तो हम, और ल्यूकोसाइट्स के भी कई वेराइटी है, कई तरह के ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो उसमें जो हम आपको पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इम्यूनेट जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंग है, सारे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस जितना भी सेल का नाम पता है सब डब्ल्यूबीसी का नाम लिख सकते हैं। सिनो सिनोफिल, मास्ट सेल, हिस्टामाइन सिक्रीट करता है। न्यूट्रोफिल सब क्या क्या करता है बीच में हम बता देंगे। मस्ट सेल, ओके। फिर हो गया आपका नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाजेज। मैक्रोफाजेज का भी बहुत सारा वैरायटी है, हर टिश्यू में अलग अलग तरह के मैक्रोफाज है। स्किन में अलग तरह का मैक्रोफाज है, बोन में अलग अलग तरह का, लेकिन वो मैक्रोफाज है, काम एक ही है। उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है क्योंकि उनका लोकेशन और उनका एनवायरमेंट अलग अलग है। तो मैक्रोफाज, कई तरह के मैक्रोफाज है। और आपके हो गए डेंड्राइटिक सेल हो गया। फिर ये सब तो इनेट हो गया, अब एडेप्टिव में आएगा आपका बी सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। टी सेल, एंटीबॉडी बनाने वाला सेल। टी सेल, यह सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है, और कई तरह के टी सेल्स होते हैं और उनके काम अलग अलग है। ठीक है, हम बताएंगे सब। तो इसमें भी कई तरह के टी सेल्स हैं, और जितनी डिस्कवरी हो रही है, एक अलग अलग तरह का टी सेल का डिस्कवरी होता है।
हो सकता है कुछ और पता लग जाए। अभी बहुत तरह के वैरायटी ऑफ टी सेल्स भी हो। बी सेल्स में भी कई तरह के बी सेल्स होते हैं। मेनली जो हो गया आपका प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। टी सेल, कई तरह के टी सेल्स हैं, ठीक है। तो इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है। हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स ब्लड में प्रेजेंट है। क्या करता है छोटा में बता देंगे आपको। एंड अदर प्रोटीन्स जो कि है प्रेजेंट आपका, जैसे व्हेन यू बैक्टीरियोलाइसिस प्रॉपर्टी, व्हेन यू शेड योर टीयर्स, जब आंसू बहाते हैं तो आप वो उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट है। लाइसोजाइम इन टीयर्स, लाइसोजाइम ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड और भी कई तरह के एक्यूट फेज प्रोटीन्स है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। तो अब आप देखिए इनके काम क्या क्या है अलग अलग। बोन मैरो में हिमेटोपोएसिस होता है। हिमेटोपोएसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डिवीजन ऑफ ब्लड, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट कंपोनेंट, बी सेल एंड टी सेल भी सब वही बन रहे हैं। सारे सेल्स जो है कहाँ बन रहे हैं, एक्सेप्ट मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाज ब्लड का सेल नहीं है ये। ब्लड में मैक्रोफाज का काम न्यूट्रोफिल कर रहा है। ये टिश्यू मैक्रोफाज है, टिश्यू मैक्रोफाज। बी सेल एंड टी सेल लिम्फॉइड लिनिएज से आया। डेंड्राइटिक सेल लिम्फॉइड एंड माइलॉइड दोनों से। नेचुरल किलर सेल आपका लिम्फॉइड लिनिएज से आया। मस्ट सेल माइलॉइड लिनिएज से। यूसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये भी आपका माइलॉइड लिनिएज से आया। यानी एक स्टेम सेल होता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जिसको बोलते हैं, उससे पहले वो डिवीजन हुआ। ये स्टेम सेल के पास प्रॉपर्टी है जिंदगी भर ये रिन्यू हो सकता है, खत्म नहीं होगा ये। तो एक जैसे ही डिवाइड हुआ एक रिन्यू भी हो जाएगा ये एक डिवीजन के बाद। तो ये स्टेम सेल, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल हमारे बोन मैरो में होते हैं। इन्हीं स्टेम सेल से दो सेल बने डिवाइड होकर। एक चला जाता है माइलॉइड लिनिएज, एक हो गया लिम्फॉइड लिनिएज। माइलॉइड लिनिएज से आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, आपका मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स ये सब बने। लिम्फॉइड लिनिएज से बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल और बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब लिम्फॉइड लिनिएज से सेल्स बने। मिलके पूरा सेल जो है हमारे ब्लड का कंप्लीट है। तो बोन मैरो में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स है, ठीक। लेकिन स्प्लीन वो ऑर्गन है जहां पर आप ब्लड सेल्स का, कुछ ब्लड सेल्स जैसे कि बी सेल ये बन तो जाता है, बी सेल और टी सेल, लेकिन ये स्पेशल तरह के सेल्स हैं जिनको बनने के बाद फिर मैच्योर होना होगा। इनका बहुत नखरा है। अभी पैदा हुआ तो ये इमेच्योर है, इमेच्योर से मैच्योर होगा, मैच्योर से के बाद ये बैठा रहेगा शांति से। मैच्योर हो गया मीन्स दीज आर इक्विप्ड, हथियार से लैस हो गया ये। अब ये वार तभी करेगा जब अटैक होगा, तो ये मैच्योर पड़ा हुआ है। जब अटैक हुआ, इन्वेजन हुआ पैथोजेंस का, तब ऑन द एक्सपोजर ऑफ दिस इधर द पैथोजन सरफेस मॉलिक्यूल, डायरेक्ट पैथोजन के कांटेक्ट में या कोई मॉलिक्यूल जो पैथोजन सीक्रेट किया वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। और बी सेल के ऊपर रिसेप्टर है, रिसेप्टर जो है उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। जब इस बी सेल के रिसेप्टर पर जब एंटीजन बाइंड कर गया मीन्स फॉरेन इन्वेजन हो गया,
तब ये 20 सेल क्या होता है, मैच्योरेशन के बाद एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेटेड स्टेट में रहना जो है हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, अदरवाइज ये हमारे ही सेल्स को मार देगा। तो एक्टिवेट तभी होगा जब पैथोजन एंट्री मारा, तब एक्टिवेट हुआ, देन इट विल किल द पैथोजन। ठीक, एक्टिवेट होने के बाद ये क्या होता है, रैपिडली डिवाइड्स एंड देन रैपिडली डिवाइडिंग के बाद क्या होता है, इनके जो डॉटर सेल्स हैं दे बिकम प्लाज्मा सेल्स। ये बी सेल का बता रहे हैं, plasma cells, and these plasma cells are secreting large amounts of antibodies, and these antibodies are having a specificity against the antigen. After the neutralization of that antigenic challenge, one of the best antibody producing plasma cell get differentiated into the memory cell. अब मेमोरी सेल की लाइफ जो है, अब तो इन्फेक्शन चला गया, मार दिया, इफेक्टिवली किल कर दिया, उसके बाद तो प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, बेकार में करेगा, इसलिए प्लाज्मा सेल का पॉपुलेशन फिर प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस के द्वारा वो चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन एक प्लाज्मा सेल बच जाता है जिसको, जो सबसे बेस्ट है प्रोडक्शन में, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन में, वो सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको हमारा और उसको शांत कर दिया गया, अब शांत हो जाओ, डोंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एनीमोर, और वो एंटीबॉडी सिक्रीशन करना बंद करके मेमोरी सेल के रूप में वो शांत हो गया, वो रह गया। अब ये क्या करेगा, मेमोरी सेल कुछ नहीं करेगा। जब सेकेंड टाइम ये आया, अगर कभी बाई चांस 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, मेमोरी सेल है, सेकेंड एक्सपोजर पर ये जैसे ही एंटर करेगा, मेमोरी सेल तुरंत